हेलो। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन यूथ एकेडमी पे। तो कई दिनों से क्लासेस बंद थी। आपने हो सकता है पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जानिए कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। मार्च में होगा। मार्च में आपका एग्ज़ाम टेंटेटिव है, होगा ही होगा, मार्च में होगा। तो आई होप आपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे आप सभी। तो हमने वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल निकालना सीख रहे थे, वहाँ मैंने आपको 12.3 प्रश्नावली करा दिया था। सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। तो आई होप कि सब लोग देख लिए होंगे। अगर कोई भी कोई भी स्टूडेंट इस चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सिग्नल पहुंच जाए कि हाँ वीडियो अपलोड हो गई है। तो आज हम बात करेंगे इसे कि समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल से, कि अगर कोई समतल आकृति है और उसके कई डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं, उसको एक साथ संयोजित कर दें तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आज हम 2 उदाहरण करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो भी पढ़े हैं उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं 12.4 के या 12.4 प्रश्नावली के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करेंगे धीरे धीरे और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे पृष्ठों से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, आकृतियों के संयोजन से संबंधित क्षेत्रफल। तो आपको दिमाग में पहले हम क्या करते थे कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में हम क्या करते थे, तो पहले त्रिज्यखंड निकालते थे, उसके बाद हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते थे, फिर संयोज करके फिर एक पूरे आकृति का क्षेत्रफल निकालते थे। पहले हम अगर कोई आकृति दी हुई होती थी तो उसमें किसी एक पोर्शन का क्षेत्रफल पूछता था तो हम एक पोर्शन का क्षेत्रफल निकालते थे। अब ऐसा नहीं है। अब आपको डिफरेंट डिफरेंट आकृतियाँ उसमें बनाई गई होंगी। कोई आयत होगा या त्रिभुज होगा या उसमें गोला बना दिया होगा या अर्धगोला बना दिया गया होगा। तो उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो आपसे पूछेगा कि पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट आकृतियों का कॉम्बिनेशन करके उस आकृति का क्षेत्रफल निकाला जाएगा। तो आई होप आप ये चैप्टर पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा और 5 नंबर का डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा यहाँ से। तो आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ के जाना है कि क्या कैसे। तो मैंने तो बहुत सिंपल भाषा में बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है वो भी आप बताइए कि समझ में नहीं आई है और कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक। अगर आपके कोई संपर्क में है, कोई पढ़ना चाहता है या कोई पढ़ रहा है, अगर नहीं भी पढ़ रहा है, अगर पढ़ रहा है कहीं और पढ़ रहा है, कहीं और कोचिंग ले रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। वो जहाँ पढ़ रहा है पढ़ने दीजिए। उससे एक बार बोलिए कि एक बार वीडियो तो देखे, वहाँ भी पढ़े, वहाँ भी पढ़े। यहाँ अगर फ्री का कोई चीज़ मिल रहा है तो उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है कि हम पढ़ तो रहे हैं। पढ़िए, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना आपको ज़्यादा जानकारी होगी हर चीज़ के बारे में। तो आप आई होप अब मैंने आपको जितने वीडियो अपलोड किए हैं आपने पढ़ लिए होंगे। टाइम टेबल भी बताया था मैंने कि कैसे पढ़ना है। आपको सिलेबस भी बता दिया क्या पढ़ना है। साइंस का भी सिलेबस अपलोड है, मैथ का भी सिलेबस अपलोड है। तो आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी से भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। चलिए हम देखेंगे क्या, समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, पहले क्या लिखता हूँ देखिए यहाँ पे, समतल 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 ठीक, आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल। आकृतियों 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 के के संयोजन संयोजन के क्षेत्रफल। तो ये है
ये पढ़ना है हमको। क्या कह रहा है कि समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल। तो आपको अपने किताब में एक उदाहरण दिख रहा होगा, उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 दिख रहा होगा, ठीक। तो मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, बस उस आकृति को बनाऊंगा। उदाहरण नंबर 4 और समतल आकृतियों के संबंध, ये 12.4 में दिया होगा, समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल। अगर हम संयोजन के क्षेत्रफल की बात करें तो संयोजन की क्षेत्रफल की बात करें तो अभी तक हमने क्या किया है कि आकृतियों के क्षेत्रफल पृथक पृथक रूप में निकाला है, अलग अलग निकाला है, फिर संयोजन करके उस आकृति का क्षेत्रफल निकाला है। तो अब हम क्या करेंगे कि समतल आकृतियों के कुछ संयोजन लेंगे, यानी कॉम्बिनेशन लेंगे के क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, कुछ आकृतियां लेंगे डिफरेंट टाइप से, कोई आयत होगा, कोई गोला बना होगा, या उसी में कोई त्रिभुज होगा। तो हम डिफरेंट आकृतियों को क्या करेंगे, संयोजन करेंगे, और उस संयोजन का क्या करेंगे कि क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक। तो दैनिक जीवन में तथा विभिन्न रोचक डिजाइनों के रूप में देखने को मिलती हैं ये आकृतियां। जैसे कि साड़ी का किनारा बनाते हैं ना, साड़ी का किनारा हमने खींच दिया, ऊपर से एक गोला बना दिया। तो अगर उस साड़ी का किनारे का एक भाग लें, एक भाग वहां से काट लें, तो उसका क्षेत्रफल अगर निकालें, ऊपर से चारों तरफ से अगर गोला बना दें या दो तरफ से गोला बना दें, तो उसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। साड़ी का किनारा कैसे बनता है आप देखे ही होंगे, अगर उसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो अगर फूलों की क्यारियाँ अगर बनाई गई हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। नालियों के ढक्कन, नालियों का ढक्कन होता है, मान लीजिए नाली बह रही है, उस पर जब हम ढक्कन रखते हैं या उसको कवर करते हैं, तो उस नाली का क्षेत्रफल आपसे पूछ लेगा कि उस कवर का क्षेत्रफल कितना होगा या उस नाली का क्षेत्रफल कितना होगा। तो उसका क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। खिड़कियों के डिज़ाइन, आप देखेंगे कि खिड़कियों में डिफरेंट टाइप से डिज़ाइन बने होते हैं। कोई गोल बना होता है, कोई आयत बना होता है, उसमें देखेंगे कई तरह के डिज़ाइन बने होते हैं। आप खिड़की अपने आपके घरों में लगे होंगे, तो जब आप खिड़की को देखते हो कभी एनालाइज किए कि ये सारी आकृतियाँ हमारे आसपास हैं, पर हम कभी उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। सारी चीज़ें हमसे रिलेटेड हैं। तो जब आप रिलेट करके पढ़ेंगे किसी चीज़ को, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि हम विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, आप तो पढ़ तो लिए पर रिलेट नहीं किए। जब तक रिलेट नहीं करेंगे उस आकृति से या जो हम पढ़ रहे हैं उससे कोई रिलेट नहीं करेंगे अपने जीवन में जितने भी आप देखेंगे हर तरह आपको सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, पर आप कभी सोचे ही नहीं कि ये भी आकृति हम पढ़े थे और ये आकृति ऐसी बनी हुई है। तो आप एक बार उसको रिलेट करेंगे कि अरे यार ये तो हमने पढ़ा हुआ था और ये पढ़ाया गया था मुझे। आपको बस ये पढ़ाया जा रहा है इस समय कि नंबर कैसे लाते हैं। नंबर से यहाँ मतलब नहीं है, नंबर तो आ जाएंगे आपके, पर आपको जानकारी हो रही है कि नहीं हो रही है, असल में वो काम आने वाली है कि नहीं आने वाली। हम पढ़ लिए और भूल गए तो उसका कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, आपको दोबारा पढ़ना पड़े इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो आप पढ़ने का मतलब तभी है कि जब आप उसको रिलेट कर पाए। जैसे कि आज मैंने आपको पढ़ाया, उदाहरण नंबर 4 और 5 पढ़ा दिया, तो अब उदाहरण नंबर 4 में आपको मैंने एक आकृति बनवा दिया, और आकृति को मैंने कहा कि आपके घरों, आपके आसपास के खिड़कियों, आपके आसपास के स्कूलों या कहीं भी आपको ये आकृति दिखेगी। तो आप कहीं चले गए टहलने के लिए, तो आप टहलते टहलते गए, आपने देखा, आपके सामने वो आकृति दिखी, लेकिन आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। ये है आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक। तो आप अगर उस पर ध्यान आपका जाता है तो आप उसको दिमाग में दौड़ाएंगे, आप उसको रिलेट करेंगे कि ये आकृति मैंने पढ़ी थी इस बुक में और ऐसे इसको सॉल्व किया गया था। तो जब आप उसको रिलेट कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी कि ऐसी आकृति थी और मैंने इसको सॉल्व किया था। वो कभी 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 नहीं भूलेगा आपको। तो आपको रिलेट करके जब पढ़ेंगे तो वो चीज़ें हमेशा याद रहती हैं
और वो कभी नहीं भूलती हैं। तो मैं बता रहा था कि खिड़कियों के डिज़ाइन, मेज पेशों पर बने डिजाइन, आप मेज देखे होंगे, उस पर सरमाइका चिपकाई जाती है, उस पर देखे होंगे विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं कि उस पर विभिन्न प्रकार की डिज़ाइन बनी होती है। तो आप उसको देखे होंगे। लेकिन हमारे पास इतना इतना वक्त तो होता नहीं है कि हम एनालाइज करें कि ये भी हो सकता है। अरे होता वही है जो हमको नज़र आता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाई करते रहिए, आपको काम है पढ़ना और कोई काम तो है नहीं। और आपको विभिन्न प्रकार की डिजाइनें, कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कह रहे हैं कि कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो हम क्वेश्चन लिख दें, लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो मेरी ड्यूटी है। चलिए लिख देते हैं। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और दोनों क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं, और कोई भी उदाहरण छोड़ के नहीं जाएगा, चाहे वो साइंस का हो या मैथ का हो, क्योंकि उदाहरण ही एग्जाम में उठा के दे दिए जाते हैं। तो उदाहरण को कोई छोड़ के नहीं जाएगा, उदाहरण को पूरा सॉल्व करिए, समझिए कैसे सॉल्व किया गया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ समझाया जा रहा है, यहाँ से समझिए। उदाहरण कोई भी स्टूडेंट छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि उदाहरण अक्सर एग्ज़ाम में 100% में से नहीं तो 70% चांसेस रहते हैं कि उदाहरण ही आएगा। अलग बात है कि अगर कोई क्वेश्चन उठा के दे दिया जाए आपके प्रश्नावली से जो आप नहीं पढ़े हैं तो नहीं कर पाएंगे। जब पढ़ाया जा रहा है तो आप पढ़िए, और अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। तो कह रहा है आकृति 12.15। चलिए क्वेश्चन पहले हम लिख देते हैं। कह रहा है कि आकृति 12.5 क्वेश्चन, उदाहरण यानी उदाहरण क्या दिया है 12.4। उदाहरण 4 क्या है, उदाहरण 4 है, उदाहरण 4। और इसमें कह रहा है, ये चल नहीं रहा होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास एक और है। तो उदाहरण 4 में कह रहा है, उदाहरण 4 तो कह रहा है आकृति दी हुई है, आकृति में क्या है, आकृति 12.15 है, ठीक। में 12.15 में क्या है कि 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर क्या दिया है, 56 मीटर का एक भुजा है, 56 मीटर का एक भुजा है, भुजा 56 मीटर का एक भुजा है। भुजा वाले एक वर्गाकार, भुजा वाले एक वर्गाकार, ठीक। पहले ही हमको लिख के रखना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन ABCD, ठीक, के दो ओर बनी हुई दो वृत्त की, के दो ओर बनी हुई दो वर्गाकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई हैं। क्या है, फूलों की क्यारियां क्या गई हैं, दर्शाई गई हैं। ये कुछ है, ठीक। कुछ ऐसा है कि आकृति है एक, और 56 मीटर भुजा वाले हैं, भुजा वाला एक वर्गाकार है, लॉन है। तो अभी मैं आकृति बना के आपको दिखाता हूँ। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारियों का केंद्र, यदि प्रत्येक
यदि प्रत्येक वृत्ताकार 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 क्यारियों वृत्ताकार क्यारियों क्यारी वृत्ताकार क्यारी का केंद्र क्या है? केंद्र लॉन के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु लॉन के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कह रहे? प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक। प्रतिच्छेद बिंदु O है तो कह रहा है तो वर्गाकार लॉन तथा फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वर्गाकार ठीक वर्गाकार लॉन तथा फूलों की क्यारियां क्यारियों के क्षेत्रफलों फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात कीजिए ये क्वेश्चन है आपका। और पाई बराबर दिया है 22/7। ये क्वेश्चन है आपका, आपके बुक में होगा ये एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक, तो आपको एक आकृति भी बनाया होगा आपके बुक में, कुछ ऐसे ही आकृति होगी। देखिए कुछ ऐसा होगा आकृति आपके बुक में। कुछ ऐसा आकृति बना होगा, ये इससे मिला है और ये इससे मिला है। कुछ ऐसा आकृति बना होगा और इसके ऊपर एक वृत्त बना होगा और यहाँ भी एक वृत्त बना होगा। ठीक, कुछ ऐसे बना होगा। ये A है, ये B है, ये C और D है और ये O है। तो कह रहा है कि ये 56 मीटर है, यहाँ से और यहाँ तक ये क्या है? 56 मीटर है। तो आपको दिख रहा होगा। तो ये कुछ आकृति ऐसे बनी है, आपको दिखा। ये आकृति आपके बुक में बनी हुई है उदाहरण नंबर 4 में, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में। उदाहरण नंबर 4 में कुछ ऐसे आकृति बनी हुई है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ ये पूरा कोण कितना होता है? 360 डिग्री का। ये कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 4 भागों में। तो 360 भागा 4, तो 4 9 36, ये 90 डिग्री होगा। इस एक भाग का कोण कितना होगा? 90 डिग्री। मैंने आपको बताया था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कैसे आएगा? तो मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किया है तो मैंने बताया था कि अगर ये जितने भाग में डिवाइड हो कोई दिक्कत नहीं है, और जितने भाग में ये डिवाइड है तो इस बिंदु पे कितने का कोण बनता है? 360 डिग्री का। तो इस 360 डिग्री का कोण बनता है और 4 भागों में डिवाइड है, तो हम 4 से उसमें भाग दे देंगे तो एक भाग का क्या निकलेगा? कोण निकल जाएगा। तो मैं इस भाग का कोण निकाल लिया कि इस भाग का कोण कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। तो अभी के लिए आप भूल जाइए कि इधर कोई आकृति भी है। अभी के लिए आप ये भूल जाइए, ये पोर्शन भूल जाइए और ये पोर्शन भूल जाइए। तो देखिए मैं कुछ यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ बना रहा हूँ ये ऊपर वाली आकृति। तो देखिए ये ऊपर वाली आकृति को हम कैसे बनाएंगे? कुछ ऐसे बनेगी,
ऊपर वाली आकृति कुछ ऐसे है और ये 90 डिग्री है। समझ में आया? ये एक क्या है, ये एक त्रिज्यखंड है, ये एक क्या है, त्रिज्यखंड है। अगर दो त्रिज्याएं हों तो वो एक त्रिज्यखंड होता है। और ये जो लाइन है ये एक जीवा है, तो ये एक वृत्तखंड हो गया। त्रिज्यखंड भी है, वृत्तखंड भी है। बात इतनी सी समझ में आई। अभी ये पोर्शन और ये पोर्शन आप दिमाग से निगलेक्ट कर दीजिए, अभी आप भूल जाइए, इस पोर्शन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम केवल इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, ओ ए बी, और यहाँ कोई पॉइंट मान लीजिए सी। ठीक, अभी हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, इस पोर्शन की। ठीक, तो अभी आप सारी चीज़ें भूल जाइए, कुछ याद नहीं रखना है। तो बस इस पोर्शन को हम याद रखेंगे और इस पोर्शन को हम देखेंगे। तो मैंने आपको कोण निकालने का दिखा दिया कि कोण ऐसे निकलेगा, तो इसको आपको याद रखना है कि कोण ऐसे निकलेगा, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है कि वर्गाकार लॉन। अब देखिए अभी तो ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि आपको एक वर्गाकार यहाँ बना लेना है। आपको ये वर्गाकार दिख रहा होगा और इसका एक भुजा ये 56 मीटर है, तो ये भी 56 मीटर होगा। तो इस वर्गाकार का कितना एरिया होगा वो हम निकालते हैं पहले। ठीक, तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखता हूँ मैं क्या, वर्गाकार लॉन की हल या सॉल्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम कि वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल, वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल। तो क्या निकलेगा यहाँ से, तो आपको निकलेगा ये 56 गुणे 56 निकलेगा कि नहीं। अरे वर्गाकार क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है ना वर्ग का क्षेत्रफल। इतना तो आपने पढ़ा होगा। इसको अगर हम लंबाई मान लें, इसको चौड़ाई मान लें b, तो l इंटू बी, ये एरिया हो गया। ठीक, इतना तो आता है ना, नहीं आता है तो लिख लो कि वर्ग का क्षेत्रफल l इंटू बी होता है। ठीक, लेंथ इंटू विड्थ, समझ में आया। तो 56 इंटू 56 करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर में आएगा, जितना भी आएगा। अभी हमको ऐसे ही रहने देते हैं। अब क्या करते हैं कि इसको अगर ये नहीं दिया है तो हम इसको क्या मानते हैं, x मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, x है। बात समझ में आई। हम मान लेते हैं कि OA या OB बराबर क्या है, x है। मान लो कुछ देर के लिए, मानने में तो कुछ जाता नहीं है, पूरा तो मैथ मान पे ही टिका है। तो हम मान लेते हैं OA या OB बराबर क्या है, x है। तो मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि OA या OB बराबर क्या मान लेते हैं, x है। इतनी तो बात समझ में दिख रहा है ना। ठीक, मान लेते हैं x मीटर है, x मीटर मान लेते हैं। यहाँ मीटर में दिया है तो मीटर में मान लेते हैं। क्या है कि x मीटर है। ओके, अब देखो ये भी x मीटर है, ये भी x मीटर है, ये भी x मीटर है, तो ये कितना होगा। ठीक, तो अगर हम निकालें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये x मीटर है, ये भी x मीटर है, ये भी x मीटर है, ये भी x मीटर है, तो और ये दिया है तो ये निकलेगा कितना। अगर ये दिया है और ये दिया है तो कितना निकलेगा। तो अब देखो, तो अगर ये भी x मीटर है, ये भी x मीटर है और ये 56 है, तो यहाँ से देखो क्या होगा, ये x स्क्वायर यहाँ से निकालो। अतः क्या, x स्क्वायर यानी कण लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कण का स्क्वायर। तो पहली भुजा, दूसरी भुजा और ये 56 का स्क्वायर। इतनी सी बात समझ में आई। पहले हमने क्या किया, पहले हमने इस आयत का क्या निकाला, क्षेत्रफल निकाला।
निकाल लिया मैंने बोला कि ओ ए या ओ बी बराबर क्या है, एक्स मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ओ ए और ओ बी बराबर एक्स मीटर है तो ये एक्स और ये एक्स और ये 56 है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, तो इसके बराबर स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई होप समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये 56 मीटर हो गया। अब देखो, अब मजेदार चीजें देखो, और ये कितना होगा, ये 2x² होगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 56 गुणे 56, और ये 2 से इसको काटोगे तो x बराबर क्या आएगा यहाँ से, तो x बराबर आएगा, या x² बराबर आएगा 28 गुणे 56। तो इतनी सी बात समझ में आई, x² बराबर क्या आएगा 28 गुणे 56। x² का मान अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखो ये ओ ए बी एक ये क्या बन रहा है, यह एक त्रिज्यखंड बन रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो चूंकि त्रिज्यखंड क्या है, ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो मैंने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना सिखाया था, तो मैंने बोला था कि θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, इतना मैंने आपको बताया था। यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ थीटा का मान हम क्या रखेंगे, 90 रखेंगे, और ये 360 हो गया, और ये पाई, और r बराबर यहाँ क्या दिया है, x दिया है, तो x का स्क्वायर। बात इतनी सी समझ में आई। तो ये 1 0 से 1 0 गया, ये 9 चौको 36 हो गया, तो 1/4 गुणे पाई x², और x² का मान यहाँ से हम निकाल चुके हैं, और पाई का मान दिया है, तो यहाँ क्या रखेंगे, 1/4 दिख रहा है ना, 1/4 हो गया, इंटू 22/7 इंटू ये 28 गुणे 56। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकलेगा, चलो ये मिटाते हैं हम, ऊपर का ये मिटा देते हैं। ठीक, इसको मिला देते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1/4 22/60 रखेंगे, 28 इंटू x², यहाँ से हमने निकाला था, x² का मान यहाँ रख दिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो भी आए। अब साथ ही हम क्या निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ओ ए बी का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज ओ ए मतलब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ये तो अब तक क्या था कि हमने इसका पूरे का क्षेत्रफल निकाला है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक एक भाग का निकाल के दिखा रहा हूं मैं। अगर क्वेश्चन नहीं हुआ तो फिर बहुत पिटोगे सबके सब। तो देखो ये क्या है, ये एक त्रिज्यखंड है, मैंने इस त्रिज्यखंड का क्या निकाला, ये क्षेत्रफल निकाल दिया, इतना आया, और ये मीटर स्क्वायर हुआ। ठीक, ये मीटर स्क्वायर हो गया। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो त्रिभुज ओ ए बी का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो ओ ए बी का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे,
तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्या होगा, 1/2। ठीक, भुजा का स्क्वायर लंब क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है ना, आधार गुणे ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक, तो यहाँ कैसे रखेंगे, आधार कितना है इसका, तो ये हो जाएगा 1/4 गुणे 56 ठीक, आधार आधार कितना दिया हुआ है, आधार ये कितना दिया हुआ है, 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 56 सेंटीमीटर, 56 मीटर दिया हुआ है। और यहाँ से ये ऊंचाई अगर निकालेंगे तो ये कितना आएगा इसका, तो ये x हो गया, ये 56 और ये ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ से देखो 1/4 56 गुणे 56 ठीक, स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज पे है। तो त्रिभुज ए ओ बी बराबर क्या है, 90 डिग्री है। तो ऐसे इसका क्षेत्रफल निकलेगा। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद करेंगे क्यारी ए बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब क्यारी क्या है, ये क्यारी है, ये एक क्यारी है और ए बी का क्षेत्रफल कितना होगा, तो उसको हम ज्ञात करेंगे। ये ए बी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो क्यारी ए बी का क्षेत्रफल तो क्यारी ए बी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, मतलब ये क्यारी क्या है, ये क्यारी ए बी का क्षेत्रफल कितना होगा, तो देखो कैसे निकलेगा। तो करना कुछ नहीं है, मैंने ये त्रिज्यखंड निकाला, इतना निकाल लिया, उसमें से ये घटा दो तो ये ए बी ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, तो हमने 1/4 ठीक इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 56 माइनस कर देंगे क्या, 1/4 गुणे ठीक 1/4 गुण माइनस 56 गुणे 56, इतनी सी बात समझ में आई। अब ये क्यारी ए बी का क्षेत्रफल निकल जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर में आएगा। अब क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, देखो 1/4 यहाँ कॉमन है, 56 यहाँ कॉमन है, 1/4 कॉमन लेके इसको सॉल्व करना। सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा कितना, ये सॉल्व करने के बाद आएगा, किताब में दिया हुआ है सब, तो 1/4 आएगा इंटू 28 इंटू 56 इंटू 8/7, कुछ इतना आएगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे क्या कि इसी प्रकार दूसरी क्यारी का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे हम तो यही आएगा सेम। अगर ये एक का निकला है, अगर इस दूसरी का भी निकालते हैं, अगर इसका निकालते हैं इस क्यारी का सी डी का, तो सेम प्रोसेस ये सारा करना पड़ेगा। और हमने सब कुछ कर रखा है पहले से ही, ये भी निकाल रखा है, तो वही सेम आएगा। और यही सेम दूसरी क्यारी का भी इतना ही क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ लिखेंगे दूसरी क्यारी का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/4 इंटू 28 इंटू 56 इंटू 8, इतना ही आएगा। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कर लो तो ये आंसर हो जाएगा आपका। अब संपूर्ण क्यारी का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो इसको जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ देंगे,
संपूर्ण क्यारी का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे 1/4 प्लस इंटू 28, कोई दिक्कत नहीं। अब संपूर्ण क्यारी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये पूरा जोड़ना पड़ेगा, ये पूरा, ये संपूर्ण क्यारी है ना, तो ये तो जुटेगा ही जुटेगा, ये आयत पूरा प्लस ये जुटेगा और ये जुटेगा। समझ में आई बात? संपूर्ण अगर क्यारी की बात करें तो ये भी, ये पूरी क्यारी है, तो पहले तो हम ये जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, फिर ये जोड़ेंगे, फिर ये जोड़ेंगे, तो जोड़ो पूरा। तो पूरा जोड़ने के बाद क्या आएगा, तो ये 56 × 56 निकाले थे हम, ठीक, ये तो निकला ही था, और 1/4 इंटू 28 इंटू 56 इंटू 8/7 यह भी निकला था, प्लस 1/4 इंटू 28 इंटू 56 इंटू 8/7। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा आपका पूरा कितना 432 मीटर स्क्वायर। ये तो लंबा मेथड था, ये क्या था, ये एक मैथमेटिकल मेथड था। वैकल्पिक मेथड में कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ नहीं करना है, वैकल्पिक मेथड में कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। वैकल्पिक मेथड में क्या करेंगे हम कि सबको निकालते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे। करना क्या है, पहले तो हम त्रिज्यखंड AOAB का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस त्रिज्यखंड का नाम θ/360 इंटू पाई r², ये निकल गया, प्लस उसमें क्या करेंगे त्रिज्यखंड OC, फिर इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वही 90/360 डिग्री इंटू पाई x² हो गया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, वही 1/4 56 × 56, ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, वो उसको भी करेंगे क्या कि पहले तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर नीचे इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें जोड़ देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक, इसको हम निकाल लेंगे, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक, इसको जोड़ देंगे, फिर इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, जैसे जो तरीका पता है। उसके बाद फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और इन सबको जोड़ देंगे, तो क्या निकलेगा हमारा निकलेगा क्या, हमारा निकलेगा संपूर्ण क्षेत्रफल। तो ये वैकल्पिक विधि है, इससे आसान तरीका नहीं है। तो अगर हम इसको निकालना चाहें तो देखो कैसे निकलेगा वैकल्पिक विधि पे। अगर ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे करो, ऐसे करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो क्या है, कुछ नहीं करना है। अब देखो यहाँ लिखता हूं मैं संपूर्ण क्षेत्रफल, क्या लिखा है, संपूर्ण क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, ये OAB एक त्रिज्यखंड बन रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो 90 इंटू 360 इंटू पाई, ठीक, पाई का हम 22/60 रख देते हैं, 22/7, ठीक, रख दिया, इंटू पाई r² x² है, तो यहाँ 56, x² का मान हम निकाल ही चुके थे, 56 × 56, ये हो गया x²,
ठीक। अच्छा 28 निकला था ना ये, ठीक है। इसको काट पीट के क्या आया था, 28 आया था। तो ये 28 गुणे 56, ठीक। फिर दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/4, ये 56 गुणे 56, ये हो गया। फिर तीसरे का निकालेंगे इसका, तो इसका क्या निकालेंगे, 90 इंटू 360 प्लस के इंटू 28 गुणे 22/7, यहाँ लिखेंगे 22/7, 28 गुणे 56। फिर इसका, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4 इंटू 56 गुणे 56। बस कुछ नहीं करना है, इसको पूरी को सॉल्व कर लेना है और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 4032 मीटर स्क्वायर। बस इतना सा करना था, बात इतनी सी समझ में आई। चलो अब आगे एक और उदाहरण है, तो हम कल करेंगे। इसमें क्या दिया है, एक आकृति दिया है छायाकृत। चलो कर ही लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा उदाहरण है, तीसरा भी उदाहरण है तो लंबा चौड़ा उदाहरण है। तो ऐसा करते हैं कि कल करेंगे इसको, ठीक। ये समझ में अगर आई हो, अगर नहीं आई हो तो भी बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जिसको नहीं समझ में आई हो, ठीक। अगर समझ में आ गई हो तो, अगर नहीं समझ में आ रही है तो एक बार एग्जाम्पल जाके देखो, जहाँ डाउट लगे कि ये मुझे समझ में नहीं आया, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहाँ समझ में नहीं आई है, तो मैं वहाँ से फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये उदाहरण नंबर 5 रह गया, उदाहरण नंबर 6 रह गया है, तो हम कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे। अगर कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी करें कि जिससे कि दूसरा भी कोई पढ़ सके। तो हैव ए नाइस डे। ओके।